अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वह है चैप्टर नंबर 9 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस लिखी हुई हैं वो आगे जब भी आप कहीं पे मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे ये याद आता है कि ATLS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो उसकी प्राइमरी सर्वे में आपने किया था वही यहाँ पे करना है, सेकेंडरी में किया था वही यहाँ पे करना है। इस तरह इसका रेफरेंस आगे बहुत जगह यूज़ किया गया है। तो एक तो इस चैप्टर इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये है कि आपने ये सारा पढ़ा हुआ है। इमरजेंसी में आपने प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस अब हम सर्जरी के हवाले से एक बार इसको रीड दे लेंगे, बाकी चीज़ें आपको सारा पता है। सबसे पहले आ जाता है ट्रॉमा की डेफिनेशन। इस पर लिखी हुई है, ट्रॉमा होता क्या है? सेलुलर डिसइंटीग्रेशन विद सुपर एडेड सेल डेथ ड्यू टू इन्वायरमेंटल एनर्जी ट्रांसफ़र विच इज़ बियॉन्ड बॉडी रेजिस्टेंस। तो ट्रॉमा जो है आपको ना सिंपल पढ़ा होगा, ट्रॉमा हो गया, उसको कोई इंजरी हो गई है, ठीक है। ट्रॉमा होता क्या है कि सेलुलर डिसइंटीग्रेशन हो जाती है विद सुपर एडेड सेल डेथ। एक तो सेलुलर डिसइंटीग्रेशन हुई है, उसके साथ साथ क्या है, सेल डेथ हो जाती है। रीज़न क्या है कि कोई इन्वायरमेंटल एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है विच इज़ बियॉन्ड बॉडी रेजिस्टेंस, यानी कि कोई फोर्स आपकी बॉडी पे आगे लगी है, आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस से ज़्यादा थी वो, ठीक है। अगर बॉडी के रेजिस्टेंस के मुताबिक होती या उससे कम होती तो बॉडी उसको बर्दाश्त कर जाती, आपको ट्रॉमा ना होने देती, लेकिन ये फोर्स बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। वो आपकी बॉडी की बर्दाश्त से ज़्यादा थी, उसकी वजह से क्या हुआ, सेलुलर डिसइंटीग्रेशन हो गई, सेल डेथ होना शुरू हो गई, ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रॉमा। बाकी अभी बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती अब रात होने का। आता है गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट। गोल्डन आवर का आपको पता है, गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर ऑल्सो नोन एज गोल्डन टाइम रेफर्स टू अ टाइम पीरियड लास्टिंग फॉर 1 आवर और लेस फॉलोइंग ट्रॉमेटिक इंजरी। कि जब ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है उसके बाद तकरीबन 1 घंटा या उससे भी कम जो ड्यूरेशन होता है उसको हम गोल्डन आवर का टाइम दे देते हैं, नाम दे देते हैं। ड्यूरिंग विच देयर इज़ द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दैट एडिक्वेट ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट डेथ। कि अगर इस टाइम के अंदर आपको प्रिवेंशन दे दी जाए, ट्रीटमेंट दे दी जाए, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हैं उनसे बच सकते हो, ठीक है। अगर ये टाइम गुजर जाता है, जैसे जैसे जो है टाइम गुजरता जाता है, आपको पता है कि जो सिचुएशन है वो हाथ से निकलती जाती है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगी उतनी जल्दी जो है मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो होती हैं वो इस गोल्डन आवर में आप लोग बचा सकते हो, ठीक है। कि किसी को ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो गया, कोई सीवियर इंजरी हो गई है, ठीक है, अगर वो जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगी वो बच जाएगा, वरना अगर आपने टाइम ज़ाया कर दिया है तो फिर क्या, ब्लीडिंग से ही बंदे की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर ग्रेटेस्ट इफ़ दे रिसीव केयर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ सीवियर इंजरी। हाउएवर देयर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट सर्वाइवल रेट्स ड्रॉप ऑफ आफ्टर 1 आवर। कि अब ये भी नहीं है कि कोई एविडेंस ऐसा भी नहीं है कि वो जो कह दे कि जैसे जैसे 1 घंटे के बाद आपके सर्वाइवल के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने कहा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये टाइम के अंदर अगर मिल जाए ट्रीटमेंट तो बेस्ट हो जाता है। रैपिड इंटरवेंशन इज़ द बैकबोन। उसके बाद ATLS प्रोवाइडर टीम में कौन कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट्स होते हैं, रेडियोग्राफर्स होते हैं, सपोर्ट पर्सोनल्स होते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अरेंजमेंट। इन शॉर्ट यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें ये मौजूद होती है, लेकिन ये महंगा होता है, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है क्योंकि इसमें पूरी एक टीम होती है जिसको आपने पे करना होता है। उसके अलावा जो चीज़ें चाहिए होती हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट में वो भी महंगी होते हैं। तो फिर कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं की जाती क्योंकि उनके पास इतनी वो सहूलत नहीं होती है, ठीक है। वर्टिकल अब इसको 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उन्होंने लिखी हैं, वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? 1 डॉक्टर कैन सेफली लुक आफ्टर आ मल्टीपल इंजर्ड पेशेंट्स। के एक ही डॉक्टर है, उसने बहुत सारे पेशेंट्स को देखना होता है। टास्क आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर लीस्ट एफिशिएंट। के अब हमने क्या कहा था कि पूरी एक टीम है ATLS प्रोवाइडर, ठीक है, इमरजेंसी में इन्होंने देना है। लेकिन जो है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं कि इनमें ऐसा होता है कि एक ही डॉक्टर है, उसने सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, जो भी प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे 1 बाय 1 उसने करना होता है, ठीक है। तो ये जो काम है ये लीस्ट एफिशिएंट हो जाता है कि एक ही बंदा है, उसके सर पे इतने सारे काम हैं, जो कि एक पूरी टीम का काम था वो एक बंदा कर रहा है, ठीक है। फिर आती है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन मोर देन 1 मेंबर ऑफ स्टाफ इज़ अवेलेबल अ टीम अप्रोच इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड।
This horizontal organization has been shown to lead the significant reductions in resuscitation times. एक तो ये है कि रिसूसिटेशन का टाइम इससे बहुत कम हो जाता है, ठीक है, पूरी टीम काम कर रही है ना, अब एक बंदा एक काम करेगा, दूसरा कर लेगा, तो एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होती है। अब आ जाता है स्टेप्स इन ATLS फिलॉसफी। प्राइमरी सर्वे एंड रिसूसिटेशन। सबसे पहले प्राइमरी सर्वे आपने करना होता है। इसका काम ये है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है आपने प्राइमरी सर्वे में ढूंढनी होती है। लाइक उसको हेमरेज हुआ है तो ढूंढ लो, अगर उसका सांस में मसला है, हमें पता है ABCDE मैन्योवर होता है कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको आपने ढूंढ के ठीक करना होता है। इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन आर आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड। देन सेकेंडरी सर्वे आ जाता है, उसमें कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन। आपने लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच्चे को या बंदे को जो भी है उसको बचा लिया है, तो अब आ जाता है कंप्लीट उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है। इसमें पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज जो हैं, जो कि प्राइमरी में आपको जो चीज़ मिस हो गई थी वो अब आप सेकेंडरी में ढूंढ लोगे, ठीक है। अब डेफिनेटिव केयर आती है, मैनेजमेंट प्लान वो बना दिया जाता है, उसके बाद ये जो बाद में ट्रीटमेंट की जाएगी। सबसे पहले हमने देखा कि प्राइमरी सर्वे रिसूसिटेशन होती है, तो ये बुक इस तरह की है। वो आइडेंटिफाई एंड मैनेज इंजरीज विच कैन किल द पेशेंट इंस्टेंटली। हमने कहा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो होती हैं वो हम ढूंढते हैं, लाइक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बंदे को फ़ौरन मार देगी, ठीक है। मसला अगर उसका ज़्यादा नहीं था, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है कि कोई चीज़ उसके गले में अटक गई है, उसको सांस नहीं आया, उसकी वजह से वो बंदे की डेथ हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी सर्वे में आपने हर वो चीज़ ढूंढनी है जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। असेसमेंट एंड रिसूसिटेशन शुड बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट इज़ मेनली यूज फॉर दिस पार्ट ऑफ ATLS। देन इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ABCDE आपको पता है। A फॉर एयरवे मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, एंड साथ क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइन की प्रोटेक्शन करनी होती है। B फॉर ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, C फॉर सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल, D फॉर डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, E फॉर एक्सपोजर, एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब ये जो है हम सेपरेट सारे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले A फॉर एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन था, उसमें इवैल्यूएशन आपने करनी होती है कि क्या बंदा उसका एयरवे ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन वगैरह आपने चेक करने हैं। उसके लिए आप बंदे का नाम लेते हैं, उसको बुलाते हैं, अगर वो कॉन्शियस है, वो बात कर रहा है, इसका मतलब है एयरवे पेटेंट है तो बात कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन अनकॉन्शियस है, बात नहीं कर पा रहा, तो फिर मैनेजमेंट आपने स्टार्ट करनी है, इसकी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर लेना है। बिफोर एनी मैनिपुलेशन टू द एयरवे स्टेबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, कि एयरवे को कुछ भी करने से पहले उसकी सर्वाइकल स्पाइन को आपने मैनेज कर लेना है, स्टेबल कर लेना है, क्योंकि आपको पता है अनकॉन्शियस जो भी बंदा होगा हमने अज्यूम करना है कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है। बेशक नहीं है, जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि नहीं है तब तक आपने अज्यूम करना है जो भी बंदा इंजर होगा कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है, ठीक है। तो सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होती है, तो कोई भी काम करने से पहले उसकी सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज कर देना है। फिर आपने क्या करना है, रिजिड सर्वाइकल कॉलर और प्लेसिंग सैंड बैग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड। ये हमने इमरजेंसी में भी पढ़ा था कि सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज कैसे करना है। फिर कॉलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सैंड बैग्स यूज़ कर सकते हैं दोनों तरफ, और सर को बांध दिया जाता है फॉरहेड टेप्स जो होती हैं उसके थ्रू। अब आपने क्या करना है, ओपन द माउथ विद चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मैन्योवर टू इंश्योर एयरवे पेटेंसी। उसका मुंह खोलें, ठीक है। वो उसके डिफरेंट मैन्योवर्स होते हैं, चिन लिफ्ट मेथड था, जॉ थ्रस्ट मैन्योवर है। तो ये जो है इनके थ्रू आपने क्या करना है, उसका मुंह खोलना है, चेक करना है क्या एयरवे पेटेंट है या नहीं। इमोबिलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन तो ज़रूरी है, वो साथ साथ करनी है। देन आपने क्या करना है, ऑरोफेरेंक्स को क्लियर करना है। अगर कोई ब्लड है उसके अंदर, म्यूकस या फॉरेन बॉडी, कोई भी चीज़ उसके ऑरोफेरेंक्स में मौजूद है, उसको क्लियर करें। डिजिट सकर यूज़ करें, सकर से वो चीज़ निकालें बाहर। ऑल्सो रिमूव लूज डेंचर्स एंड ब्रोकन बोन पीसेस, के कोई भी चीज़ को लूज डेंचर्स हैं या कोई उसके ब्रोकन कोई पीस बोन का उसके मुंह में है या कोई भी ऐसा कि जो उसके एयरवे को ख़राब करेगा, उसको रिमूव कर दें वहाँ से, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट हैज़ टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग बैक ऑफ टंग। फॉलिंग बैक ऑफ टंग जो है आपको पता है कि जब बंदा बेहोश हो जाता है, कंट्रोल उसका अपने मसल्स पे ख़त्म हो जाता है, आपकी टंग ही पीछे उसके गले में जाके, मतलब फॉलिंग बैक का मतलब ये नहीं कि वो गले में चली जाएगी, मतलब ये होता है कि जब ये पीछे को गिर जाती है तो क्या होता है, आपका एयरवे बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसे फॉलिंग बैक ऑफ टंग कहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका खुद आपकी अपनी ज़ुबान ही आपका सांस बंद कर देगी। सो इसलिए आपने क्या करना है, ओरोफेरेंजियल एयरवे पास कर दें।
आपको जिन्होंने इमरजेंसी पढ़ी है उनको तो बहुत अच्छे से पता है। ओरोफेरेंजियल एयरवे पास कर देंगे, ये तब पास करना जब उस बंदे में एब्सेंट हो गैग रिफ्लेक्स, ये चेक कर लेना, नहीं तो गैग रिफ्लेक्स होगा तो फिर वो बंदा बाहर उसको निकाल देगा और इंजरी वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इफ़ द अबव मेजर्स आर नॉट सफिशेंट और इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, ग्लासगो कोमा स्केल की जो रेटिंग है वो लेस दैन 8 है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दें फिर। ठीक है कि अगर आपको ये ओरोफेरेंजियल एयरवे वगैरह से काम नहीं चला या अभी भी ठीक नहीं हुआ, फिर आप ट्यूब डाल दें, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दें। ऑलवेज ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर इंट्यूबेशन। साइज़ 8 फॉर अडल्ट मेल्स होता है, साइज़ 7 फॉर फीमेल्स होता है, और द साइज़ ऑफ द पेशेंट स्मॉल फिंगर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, कि अगर आपको एज का नहीं मतलब अंदाज़ा तो आप सिर्फ ये क्या करो कि उसके स्मॉल फिंगर का साइज़ देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप एंडोट्रेकियल ट्यूब्स डाल देते हो। अप्लाई रिक्वायर्ड प्रेशर ड्यूरिंग इंट्यूबेशन टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। ठीक है, ताकि जब आप ट्यूब डाल रहे हो तो रिक्वायर्ड प्रेशर आपने डालना है, ताकि क्या हो कि एक तो ये बाहर ना निकल जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि गैस्ट्रिक एस्पायरेशन हो सकती है, तो एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कीप अप्लाइंग द प्रेशर अंटिल द कफ ऑफ द ट्यूब हैज़ बीन इन्फ्लेटेड। जब ये ट्यूब जो इसके कफ्स होते हैं ना एंडोट्रेकियल ट्यूब के, जब इसका कफ इन्फ्लेट हो जाता है, इन्फ्लेट होकर इसने वो एरिया बंद कर देना है, फिर अब जो है चांसेस बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाते हैं कि आपका कोई रिफ्लक्स आएगा। ठीक है, आपका वो जो एस्पायरेशन होती है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन, उसके चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं जब इसका कफ इन्फ्लेट कर देते हैं। तो जब वो इन्फ्लेट कर दे फिर आप ये प्रेशर डालना ख़त्म कर दें। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज़ इन द करेक्ट प्लेस बाय चेकिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न, लिसनिंग फॉर बायलैटरल ब्रीदिंग साउंड्स एंड ऑब्टेनिंग चेस्ट एक्सरे। के आपको कैसे पता चलेगा आपने सही डाला है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न आएगा, वो सांस लेने लग जाएगा बंदा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, हवा बाहर आ रही है, इसका क्या मतलब है कि सांस सही से ले रहा है। दूसरा उसकी चेस्ट की मूवमेंट्स देख लें। ठीक है, ब्रीदिंग साउंड सुन लें आप, उसके अलावा जो है चेस्ट एक्सरे करा लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इफ़ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज़ इम्पॉसिबल, कि अब ये क्या सीन है कि बंदे को फेशियल ट्रॉमा हुआ है, आपका उसका मुंह इतनी बुरी तरह डैमेज हो गया कि एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डल सकती वहाँ से, फिर क्रिकोथायरॉयडोटमी करते हैं गले के जगह, यहाँ पे क्रिकॉइड लेवल पे जाके आप ट्यूब्स डाल देते हैं। ऑल ट्रॉमा पेशेंट्स आर सपोज टू हैव स्पाइन इंजरी अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। ये बात मैंने आपको कही कि जो भी है ट्रॉमा का बंदा है, आपने प्रूव, अगर जब तक प्रूव नहीं होते आपने कहना है उसको स्पाइन की इंजरी। अवॉइड रफ मैनिपुलेशन ऑफ द हेड एंड नेक, यूज़ हार्ड कॉलर्स, ये बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और मूवमेंट के लिए आपने क्या करना है, स्पाइन बोर्ड्स यूज़ करने हैं, लॉग रोल टेक्निक यूज़ करनी है शिफ्टिंग के लिए। ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन जो है वो आपने कैसे करनी है, अब हमने एयरवे वाला पार्ट ख़त्म कर लिया, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन उसकी चेक करनी है। ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन मस्ट बी इंश्योर्ड। ऑल इंजर्ड पेशेंट शुड रिसीव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड बी मोनीटर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीट्री, कि जो भी बंदा इंजर हुआ है ना उसको ऑक्सीजन लग जाती है फ़ौरन से। ठीक है, वो तो लगेगी, उसके साथ साथ आपने पल्स ऑक्सीमीट्री से उसका वो चेक करते रहना है। एम इज़ टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट 6 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लिस्टेड बिलो, कि ये 6 चीज़ें आपने ढूंढनी है। अगर ये आपको मिल जाती हैं तो इसका मतलब उसका एयरवे का मसला था, इनको ठीक भी करना है आपने। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हमें पता है कि अगर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हम पीछे पड़ा है सारा, उसको देखना होता है। दूसरी चीज़ है टेंशन न्यूमोथोरैक्स देखना होता है, मैसिव हीमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, फ्लाइल चेस्ट और कार्डियक टेम्पोनेट। इवैल्यूएशन में सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट करना है, उसकी चेस्ट की मूवमेंट्स देखें। ठीक है, साइंस ऑफ पेनिट्रेटिंग एंड ब्लड ट्रॉमा, क्या कोई ऐसा अगर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी है, वो उसका ब्लड वगैरह निकल रहा होगा, बुलेट वगैरह अगर लगी है, कोई भी ऐसी इंजरी हुई है, आपने उसको इंस्पेक्ट करना है कि कोई ऐसा सीन तो नहीं है। ठीक है, पैल्पेट करना है उसकी ट्रेकिया को कि वो डेविएट तो नहीं होगी साइड पे। पैल्पेट करें उसकी चेस्ट वॉल को एंड बैक फॉर फ्रैक्चर्स, क्रैपिटस और एम्फिसीमा, के आगे से उसकी चेस्ट वॉल को आपने पैल्पेट करना है, देन बैक को पैल्पेट करें कि कोई फ्रैक्चर होगा तो दर्द आएगी ना उसको फ़ौरन से। और उसके अलावा क्रैपिटेशंस की साउंड्स आ जाती हैं, आपको सुनाई दे जाएंगी, तो फ्रैक्चर्स, क्रैपिटस और एम्फिसीमा वगैरह को टेस्ट कर लें। देन परकशन जो है आपने करनी है। अभी आप इंस्पेक्शन और पैल्पेशन कर चुके हैं, आप परकशन पे आएँ। डल परकशन नोट विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, कि जब आवाज़ कम आती है, डल आती है, इसका क्या मतलब है, अंदर ब्लड है। ठीक है, एक ड्रम है, उसको जो आप ड्रम सिंपल ड्रम है उसको जब बजाते हैं तो आवाज़ इतनी तेज़ आती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, हवा है। ठीक है, तो आवाज़ कब तेज़ आती है, जब खाली हवा होती है। लेकिन वही ड्रम अगर पानी से भर के उसको फिर बजा के देखो, आवाज़ नहीं आएगी। तो यही सीन हमारे जो है लंग्स का होता है कि जब आवाज़ नहीं आती, इसका मतलब है अंदर ब्लड भर गया है, अंदर खाली नहीं है, अंदर हवा नहीं है। हवा होगी तो आपकी जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा आएगी, आवाज़ ज़्यादा आएगी। लेकिन आप उन्होंने कहा डल परकशन नोट या एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, इसका मतलब है हीमोथोरैक्स है।
लेकिन अगर जब आपने परकशन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई, हाइपर रेजोनेंट थी तो एब्सेंट, लेकिन ब्रेथ साउंड्स तो नहीं है चलो, लेकिन हाइपर रेजोनेंट थी तो क्या मतलब है, न्यूमोथोरैक्स, अब हवा ज़्यादा है। ठीक है, तो हीमोथोरैक्स और जो न्यूमोथोरैक्स है इसका डिफरेंस कैसे करते हैं, परकशन करते हैं तो पता चल जाता है। ब्रीदिंग साउंड्स तो नहीं आएंगे, दोनों एबनॉर्मल है। ठीक है, लेकिन पता चल जाएगा कि आया कि ये हीमो है या न्यूमो है। उससे आप कैसे पता चलेगा कि आपको परकशन साउंड जब डल होगा तो अंदर ब्लड है, फ्लूइड है अंदर, लेकिन अगर जो है तेज़ होगी, हाइपर रेजोनेंट होगी तो न्यूमोथोरैक्स होगा, हवा है। देन ऑस्कल्टेट करना है चेस्ट एंड ब्रेथ साउंड्स, चेस्ट को ऑस्कल्टेट करना है ब्रेथ साउंड्स के लिए, हार्ट साउंड्स के लिए। नेक इज़ इवेलुएटेड फॉर इंगॉर्ज्ड वेन्स। ठीक है, नेक को जो है उसमें जो वेन्स होती हैं उनकी वो इंगॉर्ज्ड हो जाती है। जब बंदे को सांस नहीं आ रहा होता, मुश्किल से कर ले रहा होता है, तो उसकी वेन्स जो होती हैं वो साइन दे देती हैं कि सांस में मसला है। उसके अलावा कोई ब्रूज या सर्जिकल एम्फीसीमा तो नहीं है, वो चेक कर लें। मैनेजमेंट इसकी कैसे करनी है, पल्स ऑक्सीमीटर फ़ौरन से चेक कर लगा दें उसको, ताकि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चलती रहे आपको। देन आपने एडमिनिस्टर करनी है 100% ऑक्सीजन। हमने कहा जो भी बंदा होगा उसको हमने ऑक्सीजन लगा देनी होती है, ऑल ट्रामा पेशेंट को लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, बैग, मास्क, डिवाइस लगा देनी है ताकि उसकी वेंटिलेशन में अगर मसला आता है तो फिर असिस्टेड वेंटिलेशन हो जाए। टेंशन न्यूमोथोरैक्स अगर है उसको, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, नीडल डिकम्प्रेशन से। टेंशन न्यूमोथोरैक्स का आपको अंदाज़ा है कि हवा जो होती है वो आपके स्ट्रक्चर्स को डैमेज करने लग गई है। ठीक है, हवा इतनी ज़्यादा है कि आपके जो इसकी वजह से ट्रेकिया जो होती है, इसमें हवा ने अब आपकी ट्रेकिया जो भी अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कंप्रेस करना है। ठीक है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, हवा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज करती है, तो फिर इसके लिए उस हवा को बाहर निकालना पड़ता है, तो नीडल डिकम्प्रेशन करना पड़ती है। हमने डिफरेंट कंडीशंस कही थी ना कि ये चीज़ें हमने एयरवे की पेटेंसी चेक करनी होती है, वो हमने देख ली। उसके बाद हमने टेंशन न्यूमोथोरैक्स अगर है उसको कैसे मैनेज करना है वो हमने देख लिया। अब अगर मैसिव हीमोथोरैक्स है, ठीक है, तो इसके लिए विगरस सर्कुलेटरी सपोर्ट फॉलोड बाय चेस्ट इंट्यूबेशन डाल दी जाती है। सर्कुलेटरी सपोर्ट दिया जाता है कि अगर ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है तो बॉडी जो है हाइपोवोलीमिया का शिकार हो जाएगी, सो विगरस सर्कुलेटरी सपोर्ट भी देना पड़ता है। उसके अलावा आपने चेस्ट इंट्यूबेशन भी करनी है। पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा लाइक ओपन न्यूमोथोरैक्स आपको पता है कि हवा अंदर जाती है लेकिन अंदर बाहर आने का वो हो जाता है। एक तो आप मुंह से सांस ले रहे हो ना, दूसरा एक जहाँ पे बुलेट इंजरी है, जहाँ से कोई स्टैब इंजरी हुई है, वहाँ से जब आप इंस्पायर करते हो हवा वहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, या फिर आप इंस्पायर करते हो, एक आप मुंह से सांस ले रहे हो और दूसरा उस होल से हवा अंदर आती है क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, और फिर जब आप एक्सपायर करते हो तो फिर आपके मुंह के साथ साथ आप उस होल से जो भी स्टैब इंजरी है वहाँ से हवा बाहर निकल जाती है। तो इसकी मैनेजमेंट जो होती है वो करना ज़रूरी होती है। जब पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा, इसमें पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग होती है वूंड की। मुझे लगता है पीछे मैंने किसी चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस में कर चुके हैं या किसी में कर चुके हैं, तो अगर कर लिया तो फिर आपको तो अंदाज़ा होगा कि इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वो 3-वे वाल्व बना देते हैं कि 3 जगह से सील कर देते हैं, पट्टी इस तरह लगाते हैं कि 3 जगह से वो सील हो जाती है, एक जगह छोड़ देते हैं, एक कोना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हवा अंदर ज़रूर आएगी, जब आप इंस्पायर करते हो तो फिर हवा आपके मुंह से अंदर जाएगी, लेकिन जो है ऊपर पट्टी लगी हुई है या जो भी आपने लगाया उसकी मैं पिक्चर देखती हूँ अगर मुझे मिल जाए। ये रही है नेक्स्ट चैप्टर है थोरेसिक ट्रॉमा, फिर वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ लेंगे कि इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो वहाँ पे आपको मैं इसको डिटेल से बताऊँगी ये न्यूमोथोरैक्स को कैसे मैनेज करते हैं। अभी हम जो है बेसिक पे रहते हैं। सो अगर पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा है, ओपन न्यूमोथोरैक्स हो गई है, तो पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग ऑफ वुंड, वो आपने देखा कि वो 3 तरफ से बंद की हुई थी, चौथी तरफ से खोली हुई थी, पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग होती है। एज कंप्लीट सीलिंग ऑफ द वुंड लीड्स टू इंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन थोरैक्स एंड कन्वर्ट द ओपन न्यूमोथोरैक्स टू टेंशन न्यूमोथोरैक्स फॉलोड बाय चेस्ट इंट्यूबेशन। चलें इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ क्योंकि आपको बात समझ नहीं आएगी। सीन कुछ इस तरह होता है कि पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग किया हमने कि 3 साइड से हमने इसको बंद कर दिया, सील कर दिया। ठीक है, एक साइड से छोड़ दिया। अब जब बंदा इनहेल करता है ना, ठीक है, लंग्स में बन गया नेगेटिव प्रेशर, तो हवा यहाँ से अंदर जानी थी, लेकिन ऊपर क्या है, ये है। ठीक है, कि यहाँ से वो जो ड्रेसिंग की हुई है आपने, तो हवा अंदर नहीं जाएगी, साथ मज़ीद चिपक जाएगा। ठीक है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ना जैसे सक हो रही है, तो यहाँ से हवा अंदर तो नहीं जाएगी, लेकिन बंदा जब एक्सहेल करता है तो बाहर की जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो हवा ने बाहर निकलना, तो हवा बाहर निकल आती है, लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जाती। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इसको पूरी तरह बंद कर देंगे तो क्या होगा कि हवा अंदर की अंदर रह जाएगी। अब ये ओपन न्यूमोथोरैक्स क्या बन गया है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या करता है, वो अंदर आपकी हवा जो है वो घूमती रहती है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता,
तो वो क्या करती है, आपके अंदर स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये ओपन न्यूमोथॉरैक्स अब टेंशन न्यूमोथॉरैक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग करते हैं। उसके थ्रू जो है आप एयर जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेलेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो निकल जाती है, फिर जो है इसकी मैनेजमेंट कर ली जाती है। होपफुली अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। देन फ्लाइल चेस्ट होता है, आपने फ्लाइल चेस्ट चेक करना होता है। गुड एनाल्जेसिया, सबसे पहले इसको मैनेज करने के लिए गुड एनाल्जेसिया देना पड़ता है। फ्लाइल चेस्ट होता है कि आपकी जो रिब्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पर टूट गई हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इसके लिए एनाल्जेसिया देना पड़ता है। पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन हो सकती है इसके साथ साथ, क्योंकि अब एक हड्डी टूटी है, उसने नीचे आपके जो लंग्स हैं उनको डैमेज करना होता है, विच इज़ कॉजिंग हाइपोक्सिया। दैन इलेक्टिव इंट्यूबेशन एंड ऑक्सीजनेशन वारंटेड, ठीक है, कि इंट्यूबेशन के साथ साथ आपको ऑक्सीजनेशन देना पड़ेगी, क्योंकि आपके लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, हाइपोक्सिया ज़रूर कर देगी। तो इसके लिए ये इस तरह करते हैं। उसके अलावा हमने लास्ट चीज़ पढ़ी थी, कार्डिक टेम्पोनेट को चेक करना होता है। कार्डिक टेम्पोनेट के लिए आपने हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन, पर्टिकुलरली इन if a penetrating wound is noted medial to nipples anteriorly or medial to scapula posteriorly, कि anteriorly अगर medial to nipples यानी कि आपके चेस्ट के मिड में अगर आपको कहीं पे कोई नज़र पेनिट्रेटिंग वूंड हो गया है, या फिर पोस्टीरियरली आपके दोनों स्कैपुलाज यानी कि मिड में, तो अगर कोई वूंड हो गया तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है इस बंदे को, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हैं, नीडल पेरियोकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है, मे बी लाइफ सेविंग इन द शॉर्ट टर्म। हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। थोरेक्टमी एंड रिपेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो कार्डिक टेम्पोनेट का तो आपको पता ही ना, कार्डिक टेम्पोनेट क्या होता है कि जो आपका जब इस तरह की कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, कोई स्टैब वुंड लगा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो आपके चेस्ट कैविटी में जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर वो ब्लड जो है वो बाहर तो नहीं निकला, वो अंदर जमा हो गया, तो वो आपकी हार्ट की फिलिंग को अफेक्ट करेगा, हार्ट सही से फिल नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता शॉक की कंडीशन आ जाएगी। तो ये सीन्स होते हैं। तो इसके लिए नीडल पेरियोकार्डियोसेंटेसिस, थोरेक्टमी या रिपेयर वगैरह करना पड़ता है, अगले चैप्टर में डिटेल से है। देन सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ गए, सर्कुलेशन और हैमरेज को कंट्रोल करना होता है। उसके लिए आपने पल्स, सर्कुलेशन को कैसे चेक करते हैं, पल्स वगैरह देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। उसके अलावा ब्लड सॉकेज ऑफ द क्लॉथ्स और विजिबल ब्लीडिंग, के जो कपड़े हैं उनके ऊपर जितना खून लगा अंदाज़ा हो जाएगा कितना खून निकला उसका। उसके अलावा विजिबल ब्लीडिंग होती है, आपको पता चल रहा है। लुक ऑफ द फॉर द साइंस ऑफ इंजरी ओवर द एब्डोमेन एंड थॉरेक्स, तो ये वाइटल एरियाज़ हैं, आपके जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं ब्रेन के अलावा वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपने देखना है कि कोई इंजरी अगर एब्डोमेन या थॉरेक्स के एरिया पर, क्योंकि लिम्स वाली जो होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, इस एरिया में जो इंजरी है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो जो है ये आपने चेक कर लेना है कि कोई इंजरी एब्डोमेन पे और थॉरेक्स पे तो नहीं है। फिर उसके बाद आप इंजरी देखें पेल्विस पे या लॉन्ग बोन्स पे, यानी कि अब आप एक्सट्रीमिटीज़ पे भी चेक करें कि कोई इंजरी तो नहीं आ गई। हाइड्रेशन स्टेटस चेक करें, उसके लिए आप उस हाइड्रेशन स्टेटस का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जितना वो उसका खून निकल गया है उतना उसका हाइपोवोलीमिया हुआ है। उसके अलावा आप उसका हाइड्रेशन स्टेटस चेक करेंगे, स्किन कलर चेक करेंगे। फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी, फास्ट जो होता है फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ये चेक करता है आपके एब्डोमिन के लिए कि एब्डोमिन में अगर कोई ट्रॉमा होगा आप फास्ट स्कैन से कर सकते हैं। एब्डोमिनल कंसील्ड हैमरेज, उसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। ये सारा जो है आपकी सर्कुलेशन, ये जो फास्ट है ये हैमरेज वगैरह को डिटेक्ट करता है एब्डोमेन में। उसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, वो आपने कर लेना है। इस सब से आपको क्या पता चलेगा कि सर्कुलेशन जो है वो इंटैक्ट है, अगर ब्लीडिंग हुई है तो कितनी हुई है। देन इसकी मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव इज़ रिसुसिटेशन विद साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ द हैमरेज, ठीक है। रिसुसिटेशन तो देनी है, उसके साथ साथ आपने कंट्रोल करना है हैमरेज को। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल द एक्सटर्नल हैमरेज बाय डायरेक्ट प्रेशर, के बाहर अगर एक्सटर्नल हैमरेज है तो आप कैसे करते हो कि कोई कपड़ा रख देते हो, कोई चीज़, कोई ड्रेसिंग के कोई पैड वगैरह यूज़ करके कि वो एरिया को प्रेशर देते हो, ठीक है, कि वो ब्लीडिंग बंद हो जाए। 2 wide bore cannulas are inserted in large veins of upper limb and blood is taken for serology and grouping and cross matching, के वाइड बोर्ड कैन्यूला से आप क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल ले लेते हैं कि अब उस बंदे को सीरोलॉजी वगैरह अगर उसको जो भी लगना है ब्लड लगना है उसके लिए क्रॉस मैचिंग वगैरह करानी पड़ेगी, तो आप जो है ब्लड सैंपल आपने ले लेना है। वार्म क्रिस्टलाइड सॉल्यूशंस जो होते हैं, लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन इज इन्फ्यूज टू एवरी ट्रॉमा पेशेंट, कि जो भी ट्रॉमा वाला बंदा होता है उसको लग जाता है रिंगर सॉल्यूशन, ये वार्म होता है। कंसीडर परमिसिव हाइपोटेंशन वेयर इंडिकेटेड, ठीक है, कि परमिसिव हाइपोटेंशन के हाइपोटेंशन जो है वो आप अलाउ कर सकते हैं, कंसीडर करें। बच्चों में यंगर दैन 6 years कंसीडर इंट्रा ऑशियस इन्फ्यूजन, कि अगर बच्चे जो हैं 6 साल से छोटे हैं
तो उनमें क्या होगा, इंट्राओशियस इन्फ्यूजन इफ़ आप पेरिफेरल वेन इज़ नॉट अवेलेबल, कि इनमें आप जो है बोन मैरो में आप जो है इन्फ्यूजन्स जो भी देनी है आप बोन मैरो में देते हैं, क्योंकि इनकी अक्सर वेन्स नहीं मिलती हैं। ठीक है। देन पेशेंट वाइटल्स इंप्रूवमेंट विल बी कैटेगराइज्ड एज रिस्पॉन्डर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर, और कि जो जब आप इसके वाइटल्स की इंप्रूवमेंट जो है आप कैसे उसको बताओगे, अब आप उसको सारी वो चीज़ें तो नहीं है एक एक करके बता सकते, तो फिर आप इस तरह लिखते हो, रिस्पॉन्डर है बंदा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है या नॉन रिस्पॉन्डर है। देन ब्लड जो है, ब्लड एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप, डेक्स्ट्रेंस वगैरह, ये हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसफ्यूजन्स किस तरह देनी है, टाइपिंग बट नो क्रॉस मैचिंग, यानी कि टाइप स्पेसिफिक ब्लड के टाइप देख लेते हैं। क्रॉस मैचिंग जब मतलब कि जब अर्जेंट ब्लड लगाना होता है ना, देन आप कहते हैं सिर्फ अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव के लिए ब्लड अरेंज कर लेते हैं, क्रॉस मैचिंग नहीं चेक की जाती। ठीक है, ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर ऐसा ब्लड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइप के साथ साथ क्रॉस मैचिंग भी चेक करनी है तो फिर तकरीबन 30 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन करा के फिर चेक करते हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड यूरिनरी कैथेटर इज़ इंसर्टेड फॉर स्टमक डिकम्प्रेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ यूरिन आउटपुट। ठीक है, कि उस बंदे के लिए आप यूरिनरी कैथेटर, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हो ताकि जो स्टमक है उस पर कोई मसला ना बन जाए उसका। पेल्विक फ्रैक्चर्स जो हैं तकरीबन ओपन बुक टाइप के, उसका ओपन बुक आपको पता है कि पेल्विस खुल गई है, इस तरह का अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है उसको स्टेबलाइज आपने कैसे करना है कि पेल्विक रैप या बाइंडर्स यूज़ करने हैं कि पेल्विस को बाइंड कर दें। टैम्पोनेड अफेक्ट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, इससे अगर बाइंड कर देंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, टैम्पोनेड इफेक्ट आएगा। इन केस ऑफ हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी लैप्रोटमी इज़ वारंटेड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग साइड एंड सेव द पेशेंट। कि अब अगर मसला ज़्यादा है, हीमोडायनामिकली बंदा स्टेबल नहीं है तो फिर उसको लैप्रोटमी करना पड़ेगी, डैमेज कंट्रोल लैप्रोटमी। इफ़ इन पेनिट्रेटिंग इंजरीज ऑफ द नेक वेयर वीनस इंजरीज आर सस्पेक्टेड पुट द पेशेंट इन द ट्रेडलनबर्ग पोजीशन हेड डाउन टू प्रिवेंट एयर एम्बोलाई। कि अगर बंदा जो है उसको पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ हैं नेक या जो वीनस इंजरीज़ हैं तो फिर उसकी जो पोजीशन है वो आपने ट्रेडलनबर्ग पोजीशन बना देनी है, हेड डाउन पोजीशन बनाएंगे ताकि एयर एम्बोलाइज ना आ जाए। देन डिसेबिलिटी है, आप 4th पॉइंट डी फॉर डिसेबिलिटी था, न्यूरो इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट भी साथ करनी होती है। इसमें आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हो ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू। इसमें आपने प्यूपल्स का साइज़ असेस करना होता है। प्यूपल्स के लिए परला था PERRLA, वो आपको अगर याद हो, उसमें रिएक्टिविटी चेक करते हैं, साइज़ देखते हैं और जो है लाइट से अकोमोडेशंस वगैरह देखते हैं। अब मुझे परला का पूरा नहीं पता, लेकिन मतलब इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो परला इसके लिए चेक करते हैं असेस करने के लिए प्यूपल्स को। उसके बाद लेटरलाइजिंग साइंस लाइक हेमीपैरेसिस, कि आपने देखना है कि हेमीपैरेसिस वगैरह, अब आप डिसेबिलिटी वगैरह चेक कर रहे हैं ना, तो अगर कोई हेमीपैरेसिस का साइन आते हैं वो देख लें। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो आपने चेक कर लेना है। E फॉर एक्सपोजर होता है, तो एक्सपोजर टेम्परेचर ऑफ द इमरजेंसी रूम जो है वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि बंदे को अनकवर करना होता है, तो ये ना हो कि या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उससे उसको ज़्यादा मसला बन जाए। तो एक्सपोजर के टाइम पर आपने टेम्परेचर मेनटेन रखना है। Undress the patient completely for thorough examination. Examination is carried out both from front and back. वार्म ब्लैंकेट्स आप बाद में यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद। एयर कंडीशनर्स बंद कर देते हैं, क्योंकि जो है अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है डाउन चला जाए वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है, अप हो जाए वो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो डाउन चला जाता है ना वो मसला करता है। तो एयर कंडीशनर्स आपने बंद कर देने हैं। वार्म क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ब्लड इज़ ट्रांसफ्यूज्ड with the help of blood warmers. It's mandatory to avoid hypothermia of the trauma patients as it can lead to worsening of coagulopathy and further hemorrhage. ठीक है, वही बात कि एयर कंडीशनर हमने क्यों बंद किए हैं कि हाइपोथर्मिया ना हो जाए। हाइपोथर्मिया क्या करता है कि कोगुलोपैथी करा सकता है, उसके अलावा हेमरेज जो है कोगुलोपैथी को वर्सन कर देगा। ठीक है, और हेमरेज फर्दर। देन आ जाता है सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे हमारा ख़त्म हो गया, सेकेंडरी सर्वे आ गया है। इसमें हमने कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है, डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है एग्जामिनेशन और मोर एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें वहाँ पे छूट गई थी आपने सारी इसमें करनी है। CT स्कैन वगैरह करना है, इसको एम्पल कहते हैं, AMPLE। इसमें फ्यू हिस्ट्री पॉइंट्स होते हैं। A फॉर एलर्जीज, उस बंदे की पूछनी होती है किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, देखना होता है। M फॉर मेडिकेशन कोई वो यूज़ कर रहा है। P फॉर पास्ट इलनेस या प्रेगनेंसी। L फॉर लास्ट मील और E फॉर एक्सपोजर टू इवेंट। हेड एंड फेस एग्जामिनेशन सबसे पहले। अब आपने हेड टू टो करना है ना, आप सारे सिस्टम्स का एग्जामिनेशन होगा। हेड और फेस का एग्जामिनेशन करना है। इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करनी है फेशियल और स्कैल्प बोन की, कि एक एक बोन को टच करके देखना है। क्रैपिटस आएगा मतलब यहाँ से टूटी हुई है। ठीक है,
ओरल कैविटी आपने नोज़ एयर्स एग्जामिन करना है, कहीं वहाँ से ब्लड या CSF वगैरह तो नहीं आ रहा है। आई को एग्जामिन करना है कि कोई फॉरेन बॉडी या इंजरी तो नहीं है। उसके बाद CT स्कैन करना है, फेशियल बोन का एक्सरे कराना है ताकि कोई फ्रैक्चर है, कोई थोड़ा बहुत भी है तो पता चल जाए। मैनेजमेंट में यही है कि वुंड्स हैं तो उनको क्लीन करें, ड्रेस करें, ऑक्सीजनेट करें और सर्वाइकल स्पाइन का केयर आपने करनी है। नेक की एग्जामिनेशन में आपने वही करना है कि नेक में कोई हीमाटोमा तो नहीं है, उसको चेक कर लें। एम्फीसीमा और इनकोर्ज्ड वेन्स के साइन आपने चेक करने होते हैं। उसके अलावा आपने ऑस्कल्टेशन करनी है कि ब्रूजिंग वगैरह जो है अगर कोई है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। मैनेजमेंट जो है आपने क्या करनी है, एक्सरे वगैरह CT स्कैन और ड्यूप्लेक्स स्कैन करा लें। नेक का सर्वाइकल स्पाइन की केयर अभी भी आपने करनी है। थॉरेक्स आ जाता है, अब आप थॉरेक्स पे आगे हैं। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन ये सब चेक किया जाता है, बोथ एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। ठीक है कि सिर्फ आगे से नहीं करना, पीछे से भी आपने देखना होता है। कोई भी सकिंग वूंड, एब्रेशंस, ब्रूज मार्क्स, कोई भी ऐसा कोई निशान आपको नज़र आता है आपने उसको नोट डाउन करना है। एंट्री एंड एग्जिट वूंड्स के अगर किसी को फायरआर्म इंजरी हुई है तो गोली कहाँ से लगी थी, अब वो निकल गई है। अगर एग्जिट वूंड होगा तो मतलब निकल गई है, नहीं निकली तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर। अगर एग्जिट वूंड नहीं होगा तो आपने चेक करना है, एंट्री और एग्जिट वूंड्स चेक करने हैं। सर्कमफ्रेंशियल थोरेसिक ब्रूज मार्क्स और बर्न्स के अगर कितने जो ब्रूज हैं सर्कमफ्रेंस पूरा थोरेक्स का चेक करना है। बर्न्स वगैरह अगर हैं उनको नोट डाउन करें। यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स अगर वो कर रहा है इसका मतलब है लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहा है, सांस में मसला आ रहा है उसको। ठीक है, तो थॉरेक्स की एग्जामिनेशन आपने कर ली। इसमें मैनेजमेंट यही है कि हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, वेंटिलेशन आपने देनी होती है। इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो होती हैं लाइक टेंशन न्यूमोथॉरेक्स, ओपन न्यूमोथॉरेक्स, फ्लाइल चेस्ट वगैरह जो है आइडेंटिफाई करना है और उनको डील करना है। अब थॉरेक्स के नीचे एब्डोमेन है, एब्डोमेन को चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, कोई वूंड एब्डोमेन में हो। ठीक है, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स देखनी है, उसके साथ एब्डोमेन की मूवमेंट देखनी है। रेस्पिरेशन के साथ एब्डोमिनल मूवमेंट्स होते हैं ना, तो आपने देखना है कि हो रही हैं या नहीं हो रही। बंदा आपके अपने एब्डोमिनल मसल्स को तो नहीं यूज़ कर रहा। अगर वो अपने एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करके सांस ले रहा है इसका क्या मतलब है कि लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहा है, तो उसके सांस में मसला है। एब्डोमेन जो है उसके बाद उसमें क्या देखना है, कोई ब्रूज बने हुए हों, पेनिट्रेटिंग वूंड्स, उसकी डेप्थ कितनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एब्डोमेन को पैल्पेट करना है ताकि कोई टेंडरनेस ना हो, रीबाउंड टेंडरनेस है तो ये सारा कुछ आप पैल्पेशन से पता चल जाएगा। अगर कोई पेन वगैरह होगी तो ऑस्कल्टेट करें बॉबल मूवमेंट्स को चेक करने के लिए। मैनेजमेंट इसकी क्या है कि एविस्क्रेटेड गट इज़ पैक्ड विद वार्म मॉइस्ट पैक्स एंड मस्ट नॉट बी रिटर्न इन पेरिटोनियम, कि जब उसकी अगर किसी का गट जो है वो बाहर आ गई है या बाहर निकाली है तो इंजरी में अक्सर ऐसा अगर कंडीशन हो गई इसकी गट बाहर है तो उसको आपने वार्म मॉइस्ट पैक्स में रख लें, अभी उसको अंदर ना डालें पेरिटोनियम के अंदर। फास्ट अल्ट्रासाउंड आपको पता है एब्डोमेन के लिए, हेमरेज वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो आप फास्ट अल्ट्रासाउंड यूज़ करें। डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज DPL इसको कहा जाता है। DPL आप क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ब्लड एंड गट कंटेंट्स, कि जो गट के कंटेंट्स हैं या जो भी चीज़ बाहर निकली है वो क्या वो गट का कंटेंट है या वो ब्लड है। ठीक है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप DPL करते हैं। उसके अलावा CT स्कैन जो है हीमोडायनामिकली बंदा स्टेबल है या नहीं, उसको अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो फिर CT स्कैन भी करा लें। अब पेल्विस पे आ जाते हैं। पेल्विस जो है जेंटली आप उसको कंप्रेस करेंगे और उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि अगर पेन होती है या फिर जो है डिस्ट्रैक्ट किया तो फिर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसका क्या मतलब है, ओपन फ्रैक्चर हुआ है, मतलब कि मसला हो गया पेल्विस में, तो उसकी स्टेबिलिटी वगैरह चेक हो जाती है। तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने ब्लड एट एक्सटर्नल मीएटस, अगर एक्सटर्नल मीएटस के लेवल पे ब्लड है इसका मतलब है यूरीथ्रा डैमेज हो गई है, तो ये आपने चेक करना है पेल्विस में। इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, पेल्विक बाइंडर अगर आपको स्टेबल नहीं नज़र आती तो आपने क्या करना है, पेल्विक बाइंडर। पेल्विक फ्रैक्चर के केसेस में पेल्विक फ्रैक्चर अगर पेल्विक फ्रैक्चर हो गया तो कम से कम 2 लीटर ब्लड निकल गया होगा उसका। ठीक है, इसमें सिवियर इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है जब पेल्विस का फ्रैक्चर है, तो इसके मैनेजमेंट भी आपने उस हिसाब से करनी है। अगर आपको पेल्विस का फ्रैक्चर मिला तो फिर आपने हिसाब लगा लेना, 2 लीटर ब्लड समझो निकल गया। 5 लीटर तो होता है, उसमें से 2 लीटर निकल गया हो तो बंदे के पीछे पास बचा क्या होगा। तो मैनेजमेंट उस हिसाब से करनी है। सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन इज़ डन इफ़ यूरिथ्रल इंजरी सस्पेक्टेड ऑन डिजिटल रैक्टल एग्जामिनेशन। हमने कहा था डिजिटल रैक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं जब आप पेल्विस को मैनेज करते हैं, इसके चेक करते हैं, तो सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करें अगर यूरिथ्रा की इंजरी है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ आपने चेक करना है। अब आपकी एक्सट्रीमिटीज़ रह गई हैं ABCDE मैन्योवर। प्रायोरिटीज़ तो हमेशा यही होंगी।
ठीक है। अगर किसी की बोन में भी इंजरी आई है ना, लाइक उसके बाजू की हड्डी टूट गया है, कुछ भी टूट गया, तो प्रायोरिटी आपकी क्या है, प्राइमरी सर्वे पहले करना है आपने। तो वो आपने पहले चेक कर लेना। ये नहीं आपने कहना बाजू अगर मसला हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं उसके सांस में मसला होगा, हम क्यों एयरवे ब्रीदिंग चेक करें, नहीं, ये हमेशा चेक करनी है। उसके बाद लिम्स को आपने देखना है, कोई पेनिट्रेटिंग ब्लंट इंजरीज़ वगैरह हुई हैं, कोई फ्रैक्चर हुआ है, न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करें वहाँ का ओके है या नहीं है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को चेक करें, टेंडरनेस और डिफॉर्मिटी है उसको देखें। मैनेजमेंट इसकी क्या करनी है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग अगर है तो उसको प्रेशर ड्रेसिंग से, हमें पता है ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रेशर ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। लिम्ब की डिफॉर्मिटी है तो फिर आपने स्प्लिंट वगैरह लगा दें बाहर से। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसको मैनेज करें। फिर शॉर्टमिंग करते हैं, उसके लिए मैंने इसका लेक्चर डाल दिया है, फिर आपको पता है। उसके बाद वेस्कुलर इंजरी जो है इज़ कन्फर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डॉपलर। वेस्कुलर इंजरी होगी तो डॉपलर स्कैन होता है, वेस्कुलर सर्जन जो है उसको बुला लें, वो चेक करेगा इसको, अगर कोई वेस्कुलर इंजरी कंफर्म हो गई है तो। फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करें, नर्व इंजरी तो नहीं होगी है। ठीक है, तो जो भी एरियाज़ डैमेज हो गए हैं आप उसके लिए उस हिसाब से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करते हैं। देन स्पाइन रह गई है। स्पाइन में क्या होता है कि इंस्पेक्ट करना है, पैल्पेट करना है, कोई डिफॉर्मिटी, कोई टेंडरनेस आपको मिल जाए। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जो होते हैं वो आपको पैरासिस या प्लेजिया, पैरासिस और प्लेजिया का आपको पता है ना कि एक में पार्शल होती है मतलब मसल वीकनेस है, और पैरासिस पार्शल मसल वीकनेस होती है। प्लेजिया में क्या होता है कि बिल्कुल ख़त्म, फालज जिसको कहते हैं। मैनेजमेंट इसकी क्या है, इमोबिलाइज्ड ऑन स्पाइन बोर्ड। बंदे को स्पाइन बोर्ड से हमने इमरजेंसी में पढ़ा हुआ है कि ऐसे बंदे को इमरजेंसी मैनेजमेंट जो है इनको ले जाया जाता है, ले आया जाता है कैसे, कि स्पाइन बोर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, वहाँ पे इमोबिलाइज़ करके कोई बॉडी पार्ट हिल ना जाए। इनका लोग रोल टेक्निक्स, अगर जब आपने शिफ्टिंग वगैरह करनी है लोग रोल टेक्निक से करनी है। न्यूरो सर्जन को कंसल्ट करें इन केसेस में, अगर स्पाइन की इंजरी हो गया तो सीटी स्कैन MRI वगैरह करा लें स्पाइन का। और इसके अलावा एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस और लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह दें इसको। अब हमने सर्वे कर लिया, प्राइमरी भी कर लिया, सेकेंडरी भी कर लिया। अब डेफिनेटिव केयर प्लान बनाना है जिसको हम टर्शरी सर्वे भी कह सकते हैं कि अब उसकी केयर कैसे करनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले फास्ट, हमने कहा था फास्ट कराते हैं। उसके अलावा DPL और CT स्कैन, 3 स्कैन होते हैं। इनका यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन लिखा है कि DPL जो होता है, DPL क्या था, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज। तो DPL जो है ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए हेल्प आउट करता है आपको। इसका क्या काम था कि गैस्ट्रिक कंटेंट को हेमरेज से, यानी ब्लड जो है क्या आया कि ये ब्लड है या गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस में इसका रोल होता है। रैपिडली इसको कर दिया जाता है। 98% सेंसिटिव है और डिटेक्ट करता है अगर बॉवल इंजरी होगी, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है ना कि बॉवल इंजरी हो, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट है तो फिर आपका कोई ना कोई गट वगैरह डैमेज हो गया है तो डिटेक्ट कर देगा बॉवल इंजरी को। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं पे कर लिया जाता है जहाँ पे बंदा मतलब इमरजेंसी रूम में। लेकिन जो फास्ट स्कैन है उसका क्या एडवांटेज है, ये भी अर्ली डायग्नोसिस करवाता है। इसमें ये नॉन इन्वेसिव होता है। ठीक है, DPL नॉन इन्वेसिव नहीं है। ये भी रैपिडली परफॉर्म होता है, ये रिपीट भी किया जा सकता है। इसकी सेंसिटिविटी 86 से 97% है और इसमें भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन CT स्कैन जो है ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है, 92 से 98। ये इंजरी को जल्दी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन क्या है, नॉन इन्वेसिव भी है। अभी हम इसके फ़ायदे पढ़े हैं तो इसका नुकसान हम नीचे पढ़ेंगे। उसके अलावा नॉन इन्वेसिव, इसके क्या फ़ायदे हैं, नॉन इन्वेसिव भी है, ठीक है, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा और मोस्ट स्पेसिफिक है। तो अब इनके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। DPL का क्या डिसएडवांटेज है, ये इन्वेसिव है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी स्पेसिफिसिटी लो होती है। मिसेज इंजरीज टू डायफ्राम एंड रीट्रोपेरिटोनियम, ये अक्सर डायफ्राम और रीट्रोपेरिटोनियम की इंजरीज ये मिस कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गट को ज़्यादातर वो करता है ना, तो आपके एब्डोमिनल कंटेंट को तो देख जाएगा लेकिन रीट्रोपेरिटोनियम इंजरीज और डायफ्राम को मिस कर जाता है। फास्ट जो है ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है कि जो ऑपरेटर बंदा है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसने गलती कर दी तो ये गलत हो जाएगा। बॉवल गैस एंड सबक्यूटेनियस एयर डिस्टॉर्शन हो सकती है, ठीक है। मिसेस डायफ्राम, बॉवल और पैंक्रियाटिक इंजरीज, अब ये बॉवल इंजरीज को भी और पैंक्रियाज की इंजरीज को मिस कर जाता है, तो फिर इसके लिए DPL कराएंगे जब बॉवल इंजरी हो या फिर पैंक्रियाटिक इंजरीज हो आपके ध्यान में, लेकिन डायफ्राम को ये भी मिस कर जाता है। CT स्कैन जो है ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है, लेकिन ये भी डायफ्राम, बॉवल और पैंक्रियाटिक इंजरीज को मिस कर जाता है और इसके लिए ट्रांसपोर्ट रिक्वायर होती है क्योंकि इसका अपना एक सेंटर होता है, ठीक है। CT स्कैन जहाँ पे होगा वहाँ पे बंदे को ले जाया जाना चाहिए, लेकिन ये जो है ये ऑपरेटिंग रूम में भी बंदे मतलब डॉक्टर्स कर सकते हैं।
इंडिकेशंस इसकी क्या है, डीपीएल अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा है या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, उसमें इसको दिया जाता है। ये अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा में दिया जाता है फास्ट, और ये सीटी स्कैन स्टेबल बंदों में, क्योंकि अगर बंदा स्टेबल होगा तो उसको आप वहाँ लेके जा सकते हो। तो स्टेबल ब्लंट ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग, बैक और फ्लैंक ट्रॉमा। तो ये इसके डिफरेंसेस थे, इससे आपको अंदाज़ा भी हो गया कौन सी चीज़ किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका थोड़ा सा ना ओवरव्यू मैं आपको बताती जाती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है इसको पढ़ने में। सो फास्ट जो था, हमने इसको प्राइमरी सर्वे के सी पार्ट में, यानी कि सर्कुलेशन जब चेक की थी तब हमने इसको सी पार्ट में चेक किया था। तो इसका जो है एक उन्होंने बताया कि लिमिटेशन होती है। एक तो ये आपको सोर्स ऑफ हैमरेज नहीं बताता, काम इसका यही है हैमरेज जो है उसको डिटेक्ट करना, लेकिन सोर्स ऑफ हैमरेज ये नहीं बताता। दूसरा, ना अगर सॉलिड ऑर्गन की कोई इंजरी हुई है तो ये उसका ये नहीं बताता किस कदर सिवियर है, ठीक है, बस हैमरेज का पता चलता है इससे। तो ओनली 4 एरियाज़ को हम स्कैन करते हैं इसमें, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को, सब ज़ाइफॉइड को और हाइपोगैस्ट्रिक एरिया को। तो आपको ये एरियाज़ का तो अंदाज़ा होगा ना कि हम अपने जो है एब्डोमिनल एरिया रीजन को हमने 9 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था। तो वो 9 कंपार्टमेंट्स जो हैं वो आपने ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि ये पास्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपका ये जो 9 कंपार्टमेंट सिस्टम था, हम लोग एनाटमी में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर किसी को भूल गया है कि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम कौन सा एरिया था, तो ये याद करें, क्योंकि ये हमारा पास्ट का क्वेश्चन भी है। तो वो आपका होमवर्क है होमवर्क समझ लें, वो आपने क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद दे शो फ्लूइड इन द फॉलोइंग एरिया। तो हमने 4 एरियाज चेक किए थे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का एरिया, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का एरिया, उसके बाद सब जीफॉइड के नीचे का एरिया, और हाइपोगैस्ट्रिक जहाँ पे स्टमक होता है उसके नीचे का एरिया, हाइपोगैस्ट्रिक वाला एरिया, ठीक है। तो ये 4 हमने सिर्फ 9 कंपार्टमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स को चेक करते हैं। दे शो फ्लूइड इन द फॉलोइंग एरियाज़, हिपैटोरीनल एंगल पे, ठीक है। हिपैटोरीनल एंगल का तो आपको पता है ना कि आपके लिवर और आपकी जो किडनी है उसका हिपैटोरीनल एंगल। आपको एनाटमी अगर किसी को नहीं इन एरियाज़ का अंदाज़ा, तो एक बार आपने एब्डोमेन की एनाटमी देख लेनी है। तो हिपैटोरीनल एंगल जो है वहाँ पे आपको फ्लूइड का पता चलेगा। उसके अलावा सप्लीनोरीनल एंगल, पेरिकार्डियम और पेल्विस, ये 4 एरियाज़ पे ये फ्लूइड को डिटेक्ट कर लेता है। देन हमने पढ़ा था डीपीएल, ऊपर हमने पढ़ लिया। डीपीएल में क्या था कि ये जब अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो फास्ट स्कैन जो है ये अल्ट्रासाउंड के साथ ही होता है, ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है तब आप ये डीपीएल करते हो। डिफ्रेंशिएटिंग ब्लड फ्रॉम द बॉवल कंटेंट, ये हमें पता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है कि जब पेल्विक फ्रैक्चर हो या प्रेगनेंसी हो, ये नहीं कराना। नेजोगैस्ट्रिक एंड यूरिनरी कैथेटर्स इंसर्ट किए जाते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर टू अवॉइड इंजरी टू द विजरा, ठीक है, कि जो विजराज हैं उनको इंजरी ना हो जाए, इसलिए हम नेजोगैस्ट्रिक और यूरिनरी कैथेटर्स पहले पास कर देते हैं। 3 सेंटीमीटर का वर्टिकल इंसीजन, ठीक है। वर्टिकल इंसीजन कहाँ पे लगाना है, हमने अम्बिलाइकस के नीचे, ठीक है, एक वर्टिकल इंसीजन लगाया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी इज़ ओपनड एंड पेरिटोनियल डायलाइजिंग कैथेटर इज़ इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स पेल्विस, ठीक है, कि कैथेटर आपने डाल देना है जो कि पेल्विस की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आपने डालना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, एब्डोमिनल कंटेंट को निकालने की कोशिश करनी है 10 ml सिरिंज के साथ। लेकिन अगर उससे नहीं एब्डोमिनल कंटेंट आप एक्सपायर नहीं कर पाए तो आपने क्या करना है, 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलीन सोल्यूशन जो है वो यहाँ डाल देना है, ठीक है, इस कैथेटर के थ्रू। देन क्या होगा कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो आपने सलीन डाला है उसको आपने फिर ड्रेन करना है, ग्रेविटी के थ्रू वो खुद ही ड्रेन हो जाएगा। और फिर उस जो ड्रेन हुआ है जो सॉल्यूशन जो सलीन का था उसके अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट्स तो ऑब्वियसली आ जाएंगे, तो आपने वो क्या करना है, फिर वो एनालिसिस के लिए भेज देना है। आप पॉजिटिव फाइंडिंग्स जो हैं आप कैसे कहेंगे कि पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, SITs हैं, ठीक है, ऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन के ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये इन्वेसिव मेथड है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट था, हमने देखा। ये साइड पे इन्होंने ना दोबारा से मिसप्रिंट कर दिया है, आपकी बुक पे शायद ना, बट मेरी पे है। तो इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं DPL स्कैन पॉजिटिव आ गया। SITs हैं। 20 ml ऑफ ग्रॉस ब्लड, इसका काम क्या था, हेमरेज को उससे डिफ्रेंशिएट करना होता है बॉवल से। सो 20 ml ऑफ ग्रॉस ब्लड आ गया है एस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, जो आपने फ्लूइड एक्सपायर किया था। या बच्चों में 10 ml आ गया है, तो इसका मतलब है कि डिटेक्ट हो गया। इसके लिए आपने ट्रीटमेंट जो है वो डिज़ाइन करे क्या करना है। RBCs कितने, 1 लाख RBCs जो हैं पर mm³ में आ जाते हैं, या 500 WPCs पर mm³ फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। या फिर बाइल बैक्टीरिया आ गया, बाइल बैक्टीरिया या कोई फूड पार्टिकल आ गया, इसका मतलब है कि गट डैमेज है तो वहाँ से निकले हैं ना ये।
माइलेज का लेवल मोर देन 175 इंटरनेशनल यूनिट पर ml आ गया, या बाइलिरुबिन का लेवल मोर देन 0.01 से ज़्यादा आ गया, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव आ जाए तो हम ये टेस्ट को पॉजिटिव कह देते हैं। देन एक होता है ट्राइएज। ट्राइएज जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सिवेरिटी ऑफ देयर कंडीशन, कि बंदे की कंडीशन जो है कितनी सिवियर है उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, पेशेंट्स को कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है, कि कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, कौन से को बाद में करना है। तो पेशेंट के प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट, तो कौन सा बंदा है जिसको पहले ट्रीटमेंट देनी है उसको प्रायोरिटाइज कर देते हैं। ये वर्ब ट्रायर से निकला है जिसका मतलब है टू सेपरेट, सिफ्ट और सेलेक्ट। सो सबसे पहले ट्रायल सीव होता है कि सेपरेट करना है डेड एंड वॉकिंग को फ्रॉम द इंजर्ड, कि जो डेड हैं मतलब कोई कहीं पे नागहानी आफत हो गई है, कहीं पे सैलाब आ गया है, कोई जलजिला आ गया है, ठीक है। तो अब आपके पास एक आधा बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, ठीक है, एकदम इमरजेंसी जब नाफिज हो जाती है। तो उन कंडीशंस में क्या है कि अब क्या करते हैं कि अब सब जो भी आएगा उसको ट्रीट नहीं करते जाते, फिर क्या करते हैं कि उन बंदों को हम लोग ट्राइएज के थ्रू क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन सा पेशेंट सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट चाहिए, किसको थोड़ी देर बाद भी चल सकता है, कोई जो है ये अब हम देखते हैं कि किस तरह इसको करते हैं। सो ट्रायल सीव में क्या है कि जो डेड हो गए हैं उनको तो पहले सेपरेट करो, ठीक है, और वॉकिंग जो बिल्कुल ठीक है, तकरीबन ठीक है, ठीक है, जिनको हल्की फुल्की खरोचे आई हैं उनको सेपरेट कर दो इंजर्ड से, कि जिनको अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। देन ट्रायल सॉर्ट होता है, इसको 3 या 4 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी को रेड लेबल, उनको लेबल्स लगा दे जाते हैं, ठीक है, लेबल से पता चलता है किस कैटेगरी का। रेड लेबल वाले जो होते हैं ये क्रिटिकल बंदे होते हैं, ये वेट नहीं कर सकते, इनका सबसे पहले इलाज करना है। कैटेगरी 2 वाले येलो लेबल किया उनको जाता है और ये अर्जेंट होते हैं, सीरियस इंजरी भी है इनको, लेकिन जो है ये वेट कर सकता है थोड़ी देर, ठीक है। रेड वाले बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, इनका फ़ौरन इलाज चाहिए उनको, लेकिन ये थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, तो हैं ये भी इमरजेंट ही हैं, ठीक है, अर्जेंट कंडीशन है इनकी। कैटेगरी 3 वाले वो होते हैं, इनको ग्रीन लेबल किया जाता है, ये सीरियस नहीं होते, ठीक है, ना ही कोई इनकी जान को ख़तरा है, ठीक है, तो इनको डिले करा सकते हैं। और जो ब्लैक वाले होते हैं कैटेगरी 4 के, ये इनका मल्टी सिस्टम इंजरी हो गया, मसला बहुत ज़्यादा है, इनका सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, कि ये बंदे नहीं बचेंगे। तो ऐसे कंडीशन ऐसे बंदे जो होते हैं ना, इनकी ये नहीं है कि अब आपने इनका ख्याल ही नहीं करना कि अब ये तो बंदा मरने वाला है, तो इनको आपने स्पेयर टाइम में, यानी कि जब आप जो हैं कैटेगरी 1 और 2 के पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीट कर लें, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है फिर इनको देखते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो बच सकते हैं फिर उनको बचाते हैं, लेकिन जिनका पता है कि ये मर जाएंगे, कोई मसला बहुत सिवियर हो गया, तो फिर उनको ब्लैक लेबल कर देते हैं कि ये जो हैं अब इनको बाद में ट्रीट किया जाएगा, या फिर अगर ये रह भी जाएं तो रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा। तो चेन लेफ्ट मैन्योवर जो है, अब आगे जो मैन्योवर्स हैं आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। चेन लिफ्ट मैन्योवर क्या होता है कि इस तरह हाथ जो है, फिंगर्स जो हैं रखी जाती हैं, 3 उंगलियां यहाँ पे, लिप्स, एक अंगूठा जो होता है ये लिप्स के ऊपर रखा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना इसका मुंह खोला जाए, और इन उंगलियों से क्या करना है कि उसकी ना ये आपने चेन को लेफ्ट करना है। चेन लिफ्ट मैन्योवर ये ना, इससे क्या होता है कि आपका एयरवे पेटेंट हो गया, ठीक है, ये आपको एयरवे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड नहीं कर देना, ठीक है। तो ये चेन लिफ्ट मैन्योवर है, सिंपल, ठीक है। तो ट्रॉमा विक्टिम्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। फिर जॉ थ्रस्ट मैन्योवर होता है। जॉ थ्रस्ट मैन्योवर में क्या होता है, ये आपका ना मैंडिबल के एंगल्स होते हैं ना, यहाँ पे मैंडिबल का एक जॉइंट है, एक दूसरी तरफ है, तो हम क्या करते हैं, एक हाथ यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और दूसरा वहाँ पे रखते हैं, और क्या करते हैं कि इस मैंडिबल को हमने, या फिर आपने एक ही हाथ जो है ना दोनों साइड्स पर रख के अंगूठा इस तरफ दूसरे, तो फिर इन एंगल्स पे हाथ रखते हैं और इसको डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी मैंडिबल को। मैंडिबल डिस्प्लेस हो जाती है तो फिर उससे क्या करते हैं कि आपका एयरवे जो होता है, मैंडिबल आगे की तरफ आ जाती है, एयरवे पेटेंट हो जाता है। स्पेशली जब आपने फेस मास्क या बैग मास्क डिवाइस कोई लगानी है, तो ये मैन्योवर से जो है जो सील है उसकी वो अच्छी बन जाती है, ठीक है, तो एयर जो हवा है वो लीक आउट नहीं होती है। तो इससे भी ये है कि नेक की आपने जब ये मैन्योवर्स करने हैं, नेक वाला जो प्रिवेंशन है वो आपने करने हैं सर्वाइकल स्पाइन की। उसके बाद ओरोफेरेंजियल एयरवे था, इसमें क्या होता है कि आपने माउथ के अंदर डालना होता है बिहाइंड द टंग, ताकि जो है उसकी ज़ुबान या कोई भी चीज़ जो है अगर उसको एयरवे में मसला ना डाल दे, तो ओरोफेरेंजियल एयरवे डालते हैं। अगर आप टंग ब्लेड यूज़ कर लें कि टंग जो है उसको डिप्रेस करके फिर, ताकि ज़ुबान दरमियान में ना आ जाए, वरना ज़ुबान अगर पीछे चली जाएगी तो फिर वो आपका अपना सांस बंद कर देगी। तो केयर नॉट टू पुश द टंग बैकवर्ड, मस्ट नॉट बी यूज। जो कॉन्शियस बंदे होते हैं उनमें नहीं करते, क्योंकि उनमें गैगिंग रिफ्लेक्स, जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो इंटैक्ट होता है, वो वॉमिट कर देंगे, एस्पायर हो जाएगा उनको फ्लूइड जो है ना, तो एस्पायरेशन का मसला होता है, इसलिए ये उनमें नहीं डालना।
अल्टरनेटिव टेक्निक भी होती है कि ओरल एयरवे, ये ना इस तरह का होता है, ठीक है, सी टाइप थोड़ा सा, आपने उसमें इमरजेंसी में तो पढ़ा ही हुआ है। तो इसको ना अल्टरनेटिव टेक्निक में ना ये जो इसकी कनकेव साइड है ना ये ऊपर रखी जाती है। वैसे नॉर्मली तो ये नीचे होती है, लेकिन अल्टरनेटिव टेक्निक में इसकी जो कनकेव साइड है ना वो उसको ऊपर रखा जाता है। फिर जब डल जाता है ना तो फिर इसको रोटेट कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव टेक्निक जो है ना ये बच्चों में यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के माउथ और फेरेंस के डैमेज आने के चांसेस होते हैं। फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसमें नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी, ठीक है, ये जो है नीडल डालते हैं पहले क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, आपके गले में क्रिकॉइड जो था क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके नीचे सारे एरिया ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इससे क्या करते हैं कि एक इंसीजन लगाना होता है। जब आपने ऑक्सीजन लगानी हो ना शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो फिर यहाँ से पहले इमरजेंट कंडीशंस में ये जो है नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि टेम्परेरी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी होती है ताकि इंट्यूबेशन जो है वो सही से हो जाए। ट्यूब वगैरह डालनी उससे पहले, जब आपने ट्यूब डालनी होती है बंदे को ऑक्सीजनेट करना होता है, ठीक है। जब आप ट्यूब डाल रहे होते हैं तो फिर उस थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि उसका सांस तकरीबन बंद हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना होता है, पहले आपने ये नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी करनी है, ठीक है, टेम्परेरी इंट्यूबेशन करनी है ताकि ऑक्सीजन चली जाए, और कंप्लीट ऑन एन अर्जेंट रादर दैन इमरजेंट बेसिस। अर्जेंसी और इमरजेंसी का तो आपको डिफरेंस पता है ना। इमरजेंसी में क्या होता है, जान का खतरा होता है। अर्जेंसी जो होती है जल्दी करना होता है, लेकिन जान का खतरा इतना नहीं होता। सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडोटमी जो है वो था नीडल था। अब ये सर्जिकल क्या कैसे करने होते हैं, पहले तो आपने पैल्पेट करनी है थायरॉयड नॉच जो होती है इसको पैल्पेट करना है। उसके बाद क्रिकोथायरॉयड इंटरवल जो है ये वाला, ठीक है, क्रिकोथायरॉयड इंटरवल को देखना है। स्टर्नल नोच चेक करनी है, फॉर स्टर्नल नोच तो आपको पता है ना ये वाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पैल्पेट कर लेनी है। उसके बाद जो है ट्रांसफर स्किन पे इंसीजन लगाते हैं ओवर द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये इंसीजन ट्रांसफर्स है, ठीक है, ट्रांसफर्स इंसीजन लगाना है, केयरफुली लगाना है, ठीक है। इंसर्ट करना है यहाँ से हीमोस्टैट और ट्रेकियल स्प्रेडर इनटू द इंसीजन, ठीक है। हीमोस्टैट या ट्रेकियल स्प्रेडर डाल देते हैं ताकि जो आपकी इसको 90 डिग्री तक ओपन रखते हैं ताकि एयरवे जो है वो खुला रहे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर साइज कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी। उसके बाद जब आपने ये इंसीजन लगा के वहाँ पे ट्रेकियल स्प्रेडर भी डाल दिया, ठीक है। स्प्रेडर से क्या होता है कि जो ट्रेकिया है ना वो खुली रहे। उसके अंदर आपने क्या डालनी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल देनी है, ठीक है। प्रॉपर साइज़ की जो होगी वो डाल देनी है इसी इंसीजन के थ्रू, ठीक है, जो आपने लगाया था क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर देनी है, और फिर इससे क्या होगा कि एयरवे जो है अब वो पेटेंट हो गया है, अब वो बंदा सांस ले सकता है। अब जो भी सर्जिकल प्रोसीजर करना आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद लोग रोल टेक्निक्स आपको पता है। इमरजेंसी वाला सारा चैप्टर था, बस एक ये ट्रायज वाली चीज़ नहीं थी। आपने ये वैसे पढ़ी हुई है हमने कम्युनिटी मेडिसिन में, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए नहीं थी। तो लेक्चर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।